नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मामले पर बात कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक हालिया आदेश है। जी, मामला है साहिल शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। इसमें आईपीसी पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ बाद में एससी/एसटी एक्ट भी लगा। हाँ, और मुद्दा था अग्रिम जमानत का। तो हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने खासकर जब SC/ST एक्ट जुड़ गया तो जमानत पर फैसला कैसे लिया। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है हाई कोर्ट का 24 जून 2025 का निर्णय। देखते हैं कि अदालत ने किन कानूनी पहलुओं और तथ्यों पर गौर किया। तो मामले की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक युवती ने साहिल शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। अच्छा। पहला कथित अपराध दिसंबर 2021 का बताया गया। उस समय शिकायतकर्ता के अनुसार वो नाबालिग थीं, करीब 17 साल 4 महीने की। तो इसी वजह से IPC 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 लगी होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ साहिल शर्मा का कहना था कि ये आरोप झूठे हैं। उनका क्या पक्ष था? उनका कहना था कि संबंध तो 2023 में बने थे, आपसी सहमति से, और तब युवती ने अपनी उम्र 22 साल बताई थी। उनका ये भी दावा था कि दिसंबर 2021 वाली घटना वो जानबूझकर गढ़ी गई है ताकि POCO एक्ट लगाया जा सके। और फिर इसमें SC/ST एक्ट कैसे जुड़ा? ये तो बाद में हुआ ना? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। जांच चल रही थी और उसी दौरान SC/ST एक्ट की धारा 32V जोड़ दी गई। वो क्यों? क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से हैं और आवेदक यानी साहिल शर्मा सामान्य वर्ग से। अच्छा, तो जाति का एंगल आ गया। जी। FIR दर्ज होने के करीब 1 महीने बाद, मतलब 6 मई 2025 को शिकायतकर्ता ने एक और बयान दिया, एक पूरक बयान। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये आरोप लगाया गया कि आवेदक उनकी जाति के वजह से शादी से मुकर्रह है, और इसी बयान के आधार पर फिर अगले दिन 7 मई को SC/ST एक्ट की धारा जोड़ दी गई। तो यहीं पर वो कानूनी सवाल खड़ा हुआ होगा अग्रिम जमानत को लेकर। बिल्कुल सही, क्योंकि SC/ST एक्ट की धारा 18 और 18A जो हैं, वो सामान्य तौर पर अग्रिम जमानत पर रोक लगाती हैं। तो बड़ा सवाल यही था कि अब इस केस में अग्रिम जमानत मिल सकती है या नहीं। तो अदालत ने इस पर क्या रुख अपनाया? अदालत ने सबसे पहले ये देखा कि 5 अप्रैल 2025 को जो FIR दर्ज हुई थी, क्या उसमें SC/ST एक्ट का मामला बनता है। और क्या पाया अदालत ने? अदालत ने पाया कि उस FIR में ना तो शिकायतकर्ता की जाति का कोई जिक्र था और ना ही कोई ऐसे तथ्य थे जिनसे पहली नज़र में, मतलब प्राइमा फेसी, SC/ST एक्ट का अपराध बनता हो। यानी जाति वाला आरोप और एक्ट का जिक्र बाद में आया। हाँ, वो पूरक बयान और धारा जोड़ने के बाद ही ये सब सामने आया। FIR में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें वो जन्मतिथि का भी कुछ मुद्दा था ना, कि उम्र क्या थी असल में? हाँ, वो एक अलग कन्फ्यूजन था। स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि 7 जुलाई 2005 थी। उसके हिसाब से दिसंबर 2021 में वो नाबालिग थीं। लेकिन चंडीगढ़ के एक होटल में जमा कराए आधार कार्ड में जन्म तिथि 6 जून 2005 मिली, और आवेदक का तो ये भी दावा था कि उसे ईमेल पर एक आधार कार्ड भेजा गया था जिसमें जन्म साल 2001 लिखा था। बाप रे, काफी अलग अलग जन्म तिथियां। हाँ, तो ये उम्र वाला मुद्दा तो खैर वो ट्रायल में तय होगा। अग्रिम जमानत के लिए अदालत ने मुख्य रूप से SC/ST एक्ट वाले पहलू पर फोकस किया। तो SC/ST एक्ट जुड़ने के बाद भी अदालत ने अग्रिम जमानत पर विचार कैसे किया, रोक के बावजूद? देखिए, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जैसे शजन स्कारिया, सुभाष काशीनाथ महाजन, पृथ्वीराज चौहान वगैरह। और इन फैसलों का निचोड़ क्या था? निचोड़ ये था कि अगर FIR या पहली शिकायत को पढ़ने से ही पहली नज़र में SC/ST एक्ट का अपराध बनता हुआ न दिखे तो धारा 18 और 18A की जो रोक है अग्रिम जमानत पर, वो लागू नहीं होगी। लेकिन अगर जांच में बाद में, जैसे इस केस में हुआ, गंभीर आरोप सामने आए, जैसे जातिगत भेदभाव का, तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो FIR में नहीं थे, उन्हें जमानत के स्तर पर नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अदालत का नजरिया ये था कि धारा 18 और 18A की कठोरता वो तभी लागू होती है जब अपराध शुरुआती शिकायत में ही प्राइमा फेसी दिखे। अच्छा। और अदालत ने ये भी कहा कि जांच के दौरान जो बयान लिए जाते हैं, जैसे वो 6 मई वाला पूरक बयान, वो FIR का हिस्सा नहीं माने जाते। उनका इस्तेमाल फिर किस लिए होता है? उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से अदालत में गवाह के बयान में अगर कोई विरोधाभास हो तो उसे दिखाने के लिए होता है, जैसा साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है,
न कि उस बयान के आधार पर SC/ST एक्ट का अपराध बनाने के लिए, कम से कम अग्रिम जमानत के स्टेज पर। समझ गया। तो क्योंकि मूल एफआईआर में SC/ST एक्ट का मामला प्रथम दृष्टया नहीं बन रहा था, अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार किया। भी हुआ था। और एक सिद्धांत है ना, निर्दोषिता की धारणा, मतलब जब तक दोष साबित न हो व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। प्रिज्यूम्पशन ऑफ इनोसेंस। जी। तो इन सब बातों को देखते हुए अदालत ने जो पहले अंतरिम जमानत दी थी 8 अप्रैल को, उसे कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया। जाहिर है जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई होंगी। हाँ, शर्तें तो होती हैं, जैसे 50,000 का पर्सन बॉन्ड और एक जमानतदार देना होगा, जांच में सहयोग करना होगा, और बिना कोर्ट की परमिशन के भारत नहीं छोड़ सकते, गवाहों को डरा धमका नहीं सकते, और ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से पेश होना होगा। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि असल में सहमति थी, यह शादी का झांसा था, पीड़िता की सही उम्र क्या थी घटना के समय, ये सारे मुद्दे अब ट्रायल के आधार पर तय होंगे। तो मतलब जमानत मिल गई है, लेकिन केस अभी चलेगा और मुख्य फैसले ट्रायल के बाद आएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये मामला हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब FIR दर्ज हो जाए और उसके बाद जांच में नए और शायद ज्यादा गंभीर आरोप सामने आए, जैसे यहाँ जाति का आरोप आया, हाँ, तो अग्रिम जमानत जैसी शुरुआती स्टेज पर उन बाद वाले आरोपों को कितना वजन देना चाहिए, जबकि हमें पता है कि अंतिम फैसला तो पूरे ट्रायल और सबूतों के बाद ही आएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। ये सोचना जरूरी है कि शुरुआती राहत और अंतिम न्याय के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में।